अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमने एलियंस की बातें तो अभी शुरू की हैं, लेकिन एलियंस के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ और उनके पनपने फूलने के लिए हमने बरसों पहले एलियंस को पैगामात भेजना शुरू कर दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल। आज की टीवी पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एलियंस की शक्लें तो दिखाई जा रही हैं, लेकिन एलियंस को जितनी आसानी इंसानों ने मुहैया की है वो शायद किसी और स्पीशी ने नहीं की होगी। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ एक एक्सपेडिशन, एक मिशन की तरफ जिसे वॉयेजर कहा जाता है। वॉयेजर ने आज से कई दहाइयों पहले एलियंस के लिए पैगाम रसानी शुरू कर दी थी। अब एलियन के कोर्ट में बॉल है कि वो कितनी जल्दी हमें ढूंढ सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये पैगामात एक गोल्डन रिकॉर्ड की शक्ल में उनको भेजे गए, यानी हमने पूरी ताज़ीन और आराइश का भी ख्याल रखा। मैं आपको यहाँ पर वो गोल्डन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ जिसमें हमने 115 इमेजेस डाले, तस्वीरें डाली उन स्पीशीज़ की जो इस वक्त हमारी ज़मीन पर हैं। इसमें लाइफ की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं। उसके साथ हमने ऐसी आवाज़ें डाली जो कि हमें कुदरत में मिलती हैं, मसलन हवा की, बादलों के गरजने की, परिंदों की, वेल्स की और मुख्तलिफ़ जानवरों की। साथ साथ हमने ये भी सोचा कि हो सकता है एलियन भैया को म्यूज़िक का भी शौक़ हो, तो हमने मुख्तलिफ़ कल्चरल गाने और सॉन्ग्स भी इसमें डाल दिए उनको समझाने के लिए, ताकि उन्हें हमारी बात समझ आ सके। 55 मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स भेजी गई। अगर एलियन भैया पूरे तरीके से इस पैगाम को ना समझ सके तो हमने उनके लिए एक ब्रोशर भी साथ भेजा है जिसमें यह बताया गया है कि इस सीडी को या इस रिकॉर्ड को चलाना कैसे है। उसके साथ साथ इस रिकॉर्ड के साथ एक कैट्रिज भी भेजी गई है और उसके साथ एक निडल भी भेजी गई है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि उन्हें प्रेप क्लास की तरह पूरी तालीम एलियन दी जाए। तालीम बालगा तो नहीं कह सकते, लेकिन तालीम एलियन दिया जाए कि वो हमारे पैगाम को सुने, समझें और फिर हमारी तलाश शुरू कर दें। अगर अब वॉयेजर की बात करें तो 1970 में इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया। मैं आपको इस पूरे मिशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या मिशन किए। यहाँ पर आप एक 8 ट्रैक की मैग्नेटिक टेप आपको नज़र आ रही है। अब देखने में आपको ये बहुत पुरानी लग रही है, लेकिन जब वॉयेजर को बनाया गया उस वक्त ये स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में शामिल होती थी। इसका काम यह है कि ये डेटा को सिर्फ सेव ही नहीं करती, रिकॉर्ड ही नहीं करती, बल्कि जब ट्रांसमिशन चैनल्स अवेलेबल होते हैं तो ये डाटा को ज़मीन की तरफ ट्रांसमिट करना शुरू कर देती है। हम जब वॉयेजर 1 की बात करते हैं या 2 की बात करते हैं तो हम 45 साल माजी की बात कर रहे हैं। वॉयेजर 1 में एंटीना 3.7 मीटर के साइज़ का है, काफ़ी बड़ा एंटीना है और 21 घंटे चाहिए इसे अगर ये डाटा ट्रांसमिट करता है अपनी करंट लोकेशन से ज़मीन तक पहुंचने के लिए। 21 घंटे। अब आपका सवाल होगा कि ये कितना फासला है, तो प्लूटो तक पहुंचने के लिए, यानी डाटा को प्लूटो से ज़मीन तक आने के लिए सिर्फ 4 घंटे चाहिए, 21 घंटे से चाहिए, तो 5 गुना ज़्यादा। अगर इस लिहाज से, स्केल से देखा जाए तो 5 गुना प्लूटो से ये आगे जा चुका है। अगर मार्स की बात करें तो वहाँ डेटा को हम तक पहुँचने के लिए 12 मिनट एक तरफ, यानी अगर राउंड ट्रिप करें तो 24 मिनट, अदरवाइज़ 12 मिनट चाहिए होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि वॉयेजर 1 को सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया और साथ ही वॉयेजर 2 को भी लॉन्च किया गया 1977 में। तो दोनों मिशन 1977 में मिलते जुलते और इन्हें सैटर्न और जुपिटर की तरफ, इनका डिज़ाइन भी एक जैसे, इन पर इंस्ट्रूमेंट भी एक जैसे लगे हैं, इन्हें सैटर्न और जुपिटर की तरफ भेजा गया। उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि ये 5 साल का मिशन है, 5 साल के मिशन के बाद ये शायद अपनी ज़िंदगी पूरी कर बैठेंगे। लेकिन इन हजरात ने तो हमें हैरान ही कर दिया, क्योंकि इन्होंने तो ठानी कि ये एलियन से जाकर ज़रूर मिलेंगे, बिल मुसाफा करेंगे। इसलिए 5 सालों के बाद इन्हें फिर
यूरेनस اور نیپچون کی طرف بھیجا گیا۔ یورینس اور نیپچون بھی ان کی تسلی نہ کروا پائے اور ان سے آگے ہوتے ہوئے یہ پلوٹو کی سائڈ سے نکلتے ہوئے ہیلیوسفیئر کی طرف چلے گئے۔ تو اس وقت یہ دونوں مشن ہیلیوسفیئر سے باہر جا چکے ہیں، یعنی ہمارے سولر سسٹم کے ببل سے باہر نکل کر انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ پہلا مشن ہے، اگر ہم دونوں کو اکٹھا کر لیں تو پہلا مشن، یا آپ کہہ لیں پہلے مشن ہیں جو کہ انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں سے ہمیں ڈیٹا بھیجتے ہیں۔ اتنی دور تک جانا، اس کے لیے پاور کی ریکوائرمنٹس تو بہت خاص ہوں گی۔ میں آپ کو یہاں پر ان کی پاور سورس دکھا رہا ہوں جو کہ ریڈیو آئسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹر ہے۔ اس تھرمو الیکٹرک جنریٹر کا کام یہ ہے کہ جب پلوٹونیم آئسوٹوپ ڈکے کرے تو اس سے ہیٹ جنریٹ کی جائے، یعنی اسے ہیٹ میں کنورٹ کیا جائے، اور اس کے ذریعے اپنے ٹیک آف کے وقت 157 واٹ پاور پروڈیوس کی جائے۔ 157 واٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تھوڑی پاور ہے جو اسے چاہیے، اور یہ مسلسل کام کرتا جا رہا ہے۔ یہ اتنی پاور ہے جو کہ ہمارے لیپ ٹاپ کو چارجنگ کے لیے چاہیے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ جنریٹر دکھا بھی رہا ہوں، اس کا پورا ماڈیول دکھا رہا ہوں جو کہ اس کی ٹیل پر انسٹال کیا گیا ہے، تو آپ یہاں پر پوری ڈیٹیل میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ریڈیو آئسوٹوپ آہستہ آہستہ ڈکے کرتا ہے اور اس کی زندگی، ہاف لائف جسے کہتے ہیں، وہ ہے 87.5 سال، 87.5 ایئرس۔ اس حساب سے یہ دونوں مشن 2025 تک کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کی پاور سورس اس کے بعد ناپید ہو جائے گی۔ ناسا نے اس مشن کو اس وقت لانچ کیا جب 176 سالوں کے بعد تمام پلینٹس ایک لائن میں تھے سورج کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے اس سچویشن میں، جب وہ ایک سٹریٹ لائن میں تھے، ہم نے اسے لانچ کیا تو یہ ایک پلینٹ سے گریوٹی اسسٹ لے کر اس کی گریویٹیشنل فورس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے پلینٹ، دوسرے سے تیسرے، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نہر میں پتھر رکھ دیے ہیں جو تیریں اور اس کے اوپر سے آپ چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان دونوں مشنز میں ایک تو کیا خاص بات تھی اور کس قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، اور اس وقت یہ ہمیں اسپیس کے بارے میں اور جہاں جہاں سے یہ گزرے ہیں ان کے بارے میں کیا انفارمیشن دے رہے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ عرصے پہلے ایسی بھی خبریں آئیں کہ وائجر مشن شاید ایلین سے مل چکے ہیں، کیونکہ ان سے ایسے پیغامات موصول ہو رہے تھے جن کی کوئی وجہ یا تک ہی نہیں بن رہی تھی۔ وہ کیا ہوا اور اسے انسانوں نے کیسے سالو کیا؟ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔